हाँ जी, ग्रुप स्टेजेस के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान बाहर हो चुका है, न्यूजीलैंड बाहर हो चुका है, श्रीलंका बाहर हो चुका है और बांग्लादेश फाइनली मैच जीत के अंदर आ गया है, कंफर्म हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे लुक फॉरवर्ड में जिस मैच को कर रहा था वो था अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो कि हो चुका है। और इस मैच के बाद काफ़ी कुछ क्लियर है, जिस तरीके का इंटेंट दिखा वेस्ट इंडीज़ से और अफगानिस्तान का दिन नहीं रहा। स्टिल काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाबर आजम का इंटरव्यू, गैरी क्रिस्टन का जो एक स्पेकुलेशन है कि टीम मीटिंग में उन्होंने क्या बोला है, और फिर हारिस रॉफ की लड़ाई। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से आ जाइए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। हारिस रॉफ को लेके जो ये इंसिडेंट हुआ है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला था। मेरा एक मेजर स्टांस था कि फैमिली के साथ अगर कोई भी प्लेयर होता है, किसी भी कंट्री का होता है, तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, पहली बात। बट उस पर मेरा स्टांस क्या है या फिर मैं किसको फेवर करता हूँ, वो गया तेल लेने। दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, हारिस रॉफ और एक अननोन पर्सन कोई भी। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अगर सपोज इसको मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं कि अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ और मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, तो मैं उससे निपटूंगा ना, उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मैं उस पर बात करूंगा ना। अब सेम चीज़ इन दोनों के साथ हो रही थी। यूएसए में ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे हारिस रॉफ अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे और वहाँ से कुछ कुछ बात हुई, उसके बाद चीज़ें इंस्टिगेट हो गई। उसने क्या बोला, ये हारिस रॉफ ने क्या रिएक्ट किया, बात यहाँ पे होनी चाहिए थी। बट हारिस रॉफ की तरफ से एक स्टेटमेंट गुस्से गुस्से में हारिस रॉफ ने बोला ये इंडियन होगा। ये कमाल की बात है कि ये दो चूतिए वैसे तो इस चैनल पे हम गाली गलौज करते नहीं है, लेकिन स्टिल जब बात हमारी कंट्री की आती तो हम डिफेंड जरूर करेंगे। तो ये दो चूतिए पाकिस्तान के, जब ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, हारिस रॉफ को ये यकीन नहीं हुआ। जब उसको उसकी बात नहीं पसंद आई तो उसको ये लगा कि इंडियन है, इसलिए ये सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए या फिर इन सारी चीज़ों के लिए ये हरकतें कर रहा होगा, या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। बात देखो सीधी सी है। बात आ जाती है कि अगर पाकिस्तान ने हमें हराया होता तब ये बात फिर भी एक बार को वैलिड होती। बट पाकिस्तान हमसे हार के जा रहा है, सुपर 8 में पहुंचा नहीं है। तो एज इंडियन फैंस या फिर हम इंडियंस का पाकिस्तानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बंदा सामने से बोल रहा है कि पाकिस्तानी है और जिस तरीके का उसका बात करने का लहजा है वो सीधे सीधे पाकिस्तानी दिख रहा है। वो अपने ग्रुप के साथ भी था, सीधी सी बात, ग्रुप के साथ था, सारे के सारे ने पाकिस्तानियों की जर्सी पहनी हुई थी और ये लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। अब ये तरीका गलत है। हारिस रॉफ को मैं सही भी बोल देता, बट जब इसने ये चीज बोली कि ये इंडियन होगा, इनका जो ऑब्सेशन है इंडिया से कि अगर कोई पाकिस्तानियों को नीचा दिखा रहा है तो वो इंडियन ही होगा, जबकि इनकी अपने कंट्री में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन एज कम्पेयर टू जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो अपने प्लेयर जो हैं, बाबर आजम को कहा जाता है जिम बाबर, और इसके अलावा हारिस टेपिया, शाहीन लंगड़ा, और इज्जत इन्होंने कमाने जैसा कोई काम भी नहीं किया। ये एक मूवी हमारे यहाँ थी ना, रौफ लाला, ये रौफ लाला बना घूमता रहता है। इसको एमसीजी के ग्राउंड में विराट कोहली ने इसकी औकात पहले ही दिखा दी थी और तब से लेके अब तक इसका फॉर्म ही वापस नहीं आया। ये जहां जाता पिटता ही है। यूएसए वाले मैच में इससे 15-17 रन नहीं बचाए गए लास्ट ओवर में, इसके वजह से सुपर ओवर आया था। आमिर ने तो 4 साल के बाद रिटायरमेंट वापस लेने के बाद भी उसने अपना काम कर दिया था। इस समझ गए ना। तो इसके पास 15-17 रन का ओवर आया था और ये बंदा उतने भी डिफेंड नहीं कर पाई। ये अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेटर बोलता, और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है। और इस तरीके के इंसिडेंट होने के बाद इसको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें पाकिस्तानियों को तो हाथ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी तो इतने मासूम है कि इनके हाथ में, इनको पता ही नहीं चलता है कब इनके हाथ में कोई पत्थर दे देता है, कोई कब इनके हाथ में कोई बम दे देता है। तो ये तो इतने मासूम है कि ये कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सीधे सीधे उसने बोल दिया कि इंडियन होगा। भाई साहब, इनका ये जो ऑब्सेशन है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये खत्म होने के कगार पे है। मतलब इनके पास आटा रोटी दाल चावल के पैसे नहीं है और ये अब दुश्मनी कर रहे हैं इंडिया से। कमाल है। इस पे मैं ज्यादा बात करने वाला था नहीं क्योंकि इसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था और मैं इन चीजों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। लेकिन ये जो इसने बात बोली थी कि इंडियन होगा, इस पे मेरा दिमाग खराब हुआ। खैर, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं बाबर आजम के इंटरव्यू पे।
आयरलैंड से मैच जीतने के बाद बाबर आजम इंटरव्यू देने आया। 4 मैच हो चुके पाकिस्तान के, चौथा मैच जीतने के बाद, आयरलैंड से जीतने के बाद ये आए इंटरव्यू देने के लिए। उससे पहले कभी अपने कोच को भेज रहे, कभी इमाद वसीम को भेज रहे, पर ये खुद सामने नहीं आ रहा। आयरलैंड के बाद ये खुद सामने आता है और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल होता है कि बाबर आजम, क्या आप कैप्टनसी से स्टेप डाउन करोगे? जो ये फेलियर टीम का हुआ, इसके बाद आपको क्या लगता है, आपको कैप्टन बने रहना चाहिए, आपको स्टेप डाउन करना चाहिए? सीधा सीधा जवाब होना चाहिए था, छोड़ दूंगा। क्योंकि यही बनता है ना, इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद क्या बचा है अब कैप्टनसी करने के लिए? टीम में यूनिटी नहीं है। गैरी क्रिस्टन का भी एक स्टेटमेंट पब्लिश हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बंदे का जवाब ये आता है, किंग बाबर का जवाब ये आता है कि पहले भी मैंने ही स्टेप डाउन किया था और मैंने कोई छुप के नहीं किया था, सामने आके स्टेटमेंट देके गया था। ये युद्ध में खड़े सामने से वार करता हूँ। खैर, तो सामने आके भाई ने जवाब दिया था, सामने आके सबको बताया था, पीठ पीछे छुप के कुछ भी नहीं करता ये बंदा। और इसने आके बोला था कि मैं कैप्टनसी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि पीसीबी वाले खुद मेरे पास आए थे कि कैप्टनसी करोगे आप? तो मैंने कहा अब इतनी ज़रूरत है मेरी तो मैं कर लेता हूँ। ये बाबर आजम ने किया। अब इसके बाद अब उनका कहना है कि घर जाऊंगा, पीसीबी वालों से बात करूंगा, हम डिस्कस करेंगे कि गलत क्या हुआ, उसके बाद डिसाइड होगा, जो वो मुझे कहेंगे वैसा मैं कर लूंगा, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो, मुझे कैप्टन बने रहने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पीसीबी वालों को मेरी ज़रूरत है, मैं किंग बाबर हूँ। क्योंकि जो भी मुश्किल काम होता है वो कौन करता है? बॉब्जी द किंग करेगा। तो यही सब सोच के बाबर आजम को लगता है कि बाबर आजम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पीसीबी को, और बाबर आजम के सामने ये फिर से गिड़गिड़ाएंगे कि आप कैप्टन बन जाओ वरना हमारी टीम का क्या होगा। तो बाबर आजम का ये सोचना है और यही सोच के वो अभी जल्दी घर नहीं जा रहे, वो लंदन में छुट्टी मनाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और वहाँ गैरी क्रिस्टन का एक स्टेटमेंट टीम मीटिंग से पब्लिश हुआ है, किसी ने जर्नलिस्ट को बता दिया और किसी जर्नलिस्ट ने उसको पब्लिश किया है। तो ये ऑफिशियल नहीं है, गैरी क्रिस्टन आके बोल रहे कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बात सेम है। गैरी क्रिस्टन ने सबसे बड़ी बात तो ये बोली है कि मैंने बहुत सारी टीम को कोच किया है, लेकिन इससे वाहियात टीम मैंने नहीं देखी। इस तरीके का माहौल है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, कभी लेफ्ट है, कभी राइट है, कभी दाएं है, कभी बाएं है। तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये इसी तरीके से है ना। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे या फिर सोशल मीडिया पे या जहाँ कहीं भी जो कोई भी क्रिकेट के बारे में बात कर रहा था, वो यही बात कर रहा था कि ये जो सारी चीज़ें ग्राउंड में हो रही, इसमें गैरी क्रिस्टन क्या कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गैरी क्रिस्टन ने, देखो, हमें तो वर्ल्ड कप जितवाया था, तो हमारे लिए तो बेस्ट कोच है। बट जब पाकिस्तान के लिए गैरी क्रिस्टन कोचिंग करने जाते तो वो 15 या 20 दिन पहले ही उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, पाकिस्तान को। अब 15 या 20 दिन पहले ज्वाइन करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक कोच क्या करेगा? वो आके आपको शॉट किस तरीके से मारना है, फील्डिंग किस तरीके से करनी है, बॉलिंग किस तरीके से करनी, ये तो नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा कि 1 से 6 ओवर के बीच में कैसे खेलना है, 6 से 10 ओवर के बीच में कैसे खेलना है, और 11 से 15 ओवर के बीच में कैसे खेलना है, और उसके बाद इनिंग को कैसे क्लोज करना है। वो सिर्फ आपको मेंटर का काम कर सकता है, वो कोच नहीं बन सकता, वो आपको सिखा नहीं सकता है इतने कम टाइम में। तो उसने यही चीज बोला कि इनको प्लान्स दो, इनसे एग्जीक्यूशन नहीं होती थी, इनको टीम प्लान दो, इनसे वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, इनको पर्सनल प्लान दो, इनसे वो फॉलो नहीं होता था, टीम में कोई यूनिटी नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। अब वो बंदा ऐसी जगह फंस गया कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूं क्या। और गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तान के कोच बनने का ये जो डिसीजन था, इसमें बहुत हद तक हाथ इंडिया का भी था। कैसे, मैं बताता हूँ। गैरी क्रिस्टन गुजरात टाइटंस में कोच करते, अब वो बहुत टाइम इंडिया में बिता रहे थे। अब यहाँ पे हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर और भी तितर बितर ये जो चैनल्स पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सारे इनके लिए बाबर आजम किंग है, विराट कोहली से बेटर है, शाहीन अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है, जसप्रीत बुमराह से बड़ा बॉलर है, फिर हारिश रॉफ उससे लीथल तो बॉलर नहीं है, 150 की गति से आता है और बहुत तेज बॉल कराता है। तो वो जितना खतरनाक है, उससे पाकिस्तान की टीम में जो वजन है वो बढ़ जाता है। अब गैरी क्रिस्टन को भी लगा होगा कि ये लोग यहाँ इंडिया में सेंसिबल तो लगते हैं, दिखते भी सेंसिबल है। अब ग्राउंड रियलिटी गैरी क्रिस्टन को पता नहीं कि लोग इनके बारे में किस तरीके से सोचते हैं। अब वो चला गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जाके जब उसने देखा कि टीम में सचमुच वजन है, ये धसे जा रहे उस वजन से, एक दूसरे के वजन से ये धसे जा रहे। टीम में वेट वो वाला वेट नहीं कि इनमें जान है ना, इनमें वजन है, जहां बैठते वहीं धस जाते, ना आगे बढ़ते ना पीछे जाते। तो इनकी ये हालत है। अब गैरी क्रिस्टन मुझे नहीं लगता कि आगे यहां से कंटिन्यू करेगा सेम टीम के साथ, सेम प्लेयर्स के साथ,
और पीसीबी ये क्या करने वाले हैं ये तो हमें भी नहीं पता। और अब ये वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, तो ये मेरा लास्ट वीडियो है इनके ऊपर। अब यहाँ से इनके ऊपर कुछ भी होता है, इनके तरफ से कोई भी न्यूज आती है, उस पर मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक ये न्यूज नहीं आ जाती कि बाबर आजम एंड कंपनी ये पाकिस्तान में लैंड करते ही एक बंद कमरे में बेल्ट के बक्कल वाले साइड से पीटे गए। जब तक ये न्यूज नहीं आती मैं अपने चैनल पे इनके बारे में ज्यादा बात करने वाला नहीं हूँ, और शायद बिल्कुल ही बात ना करूँ जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। बांग्लादेश वर्सेस नेपाल वाला मैच हो गया, न्यूजीलैंड वर्सेस पीएनजी वाला मैच हो गया, श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड वाला मैच हो गया, और आज अफगानिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज वाला मैच हो गया। अब ग्रुप स्टेज यहाँ पे खत्म हो चुका है, और इन सभी मैचेस में ज्यादा कुछ था नहीं, ऑलमोस्ट डेड रबर था। बांग्लादेश अपना मैच हार जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नीदरलैंड वहां पे हार ही गया था श्रीलंका से, और श्रीलंका जाते जाते अपने आप को बड़ी टीम दिखा के गया, 201 या 202 रन मारे। इनसे बाकी जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे उसमें नहीं खेला गया। सेम हालत है न्यूजीलैंड का। लोकी फर्गसन ने 4 के 4 ओवर मेडन डाल दिए, जिसमें 3 विकेट लिए, और पहला मेन बॉलर बन गया जिसने ये 4 के 4 मेडन ओवर डाले हैं, वो भी प्रॉपर प्लेइंग क्रिकेटिंग टीम से। वैसे तो साद बिन जफर ये कनाडा का कैप्टन है, इसने 4 के 4 ओवर मेडन डाल रखे हैं, पहला बॉलर वो है। बट मेन स्ट्रीम जो टीम्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, तो इन टीम्स में से ये पहला बॉलर बन गया जिसने 4 के 4 ओवर मेडन डाले, और इम्पॉर्टेंट यह है इसने 3 विकेट भी ले लिए। अब इस भाई का ये फॉर्म बाकी मैचेस पे नहीं दिखा, जहाँ पे न्यूजीलैंड को इसकी ज़रूरत थी। बैटिंग से वैसे तो न्यूजीलैंड ने फेल किया, बॉलिंग से तो फिर भी उन्होंने अपना काम कर दिया था। स्टिल अपने इस करियर बेस्ट को लोकी फर्गसन शायद अब बीट भी ना कर पाए। अब इससे बेटर और क्या ही करेगा, 4 के 4 ओवर मेडन और 4 विकेट ले ले, तभी इसको टॉप कर सकता है। अदरवाइज ये इसका बेस्ट करियर फिगर है, और बहुत रेयर होता है किसी नई टीम के अगेंस्ट लिया। लेकिन स्टिल बाकी मैचेस में तो ये वाइड और नो बॉल भी डालता था, इस मैच में इसने एक वाइड तक नहीं डाली, तो कमाल की बॉलिंग करा दी। वैसे अप्रिशिएट करना तो बनता है, क्योंकि ये भले ही एक एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट आया हो, बट ये आसान तो नहीं है, तो अप्रिशिएशन तो ज़रूर बनता है। और बांग्लादेश वर्सेस नेपाल वाले मैच में अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बांग्लादेश और नेपाल एक एसोसिएट नेशन है जो कि बहुत यंग है क्रिकेट हिस्ट्री में, और जिस तरीके का इम्पैक्ट उन्होंने बांग्लादेश वाले मैच में दिखाया, उनके बॉलर्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, कमाल की बॉलिंग। उनका एक बॉलर है सोमपाल, इसका तो मैं फ़ैन हो चुका हूँ। जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहा था, जिस तरीके से पहले ही ओवर में इसने विकेट लेना स्टार्ट कर दिया था। संदीप लमाच ने, यही शायद नाम है, गलत प्रोनाउंस कर रहा हो तो सॉरी, बट संदीप बंदे ने ये सेकंड बॉलर बन गया है जिसने फास्टेस्ट 100 विकेट लिए T20 फॉर्मेट में करियर में। तो जिस तरीके से नेपाल की टीम बढ़ रही है, जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इनसे छोटी छोटी गलतियां हुई, ये बांग्लादेश को आराम से 25-30 रन पहले ऑल आउट कर सकते थे, बट सम हाउ इनसे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई। और शाकिब अल हसन, अगर बांग्लादेश हार जाता तो बहुत कोसा जाता, बहुत क्रिटिसाइज होता। जिस तरीके का रनआउट महमूदुल्लाह का करा दिया था इसने, और इनके कैप्टन रोहित ने जिस तरीके का थ्रो किया था, कमाल है। बट जब नेपाल बैटिंग करने आया, जिस तरीके से स्टार्ट किया था, अच्छा किया था, और वहाँ पे अगर इनका ओपनर फुल टॉस पे आउट नहीं होता, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। और ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ आउट हो रहा है, नेपाल का थोड़ा सा दिन भी वियर्ड था, क्योंकि जितने भी वो शॉट्स मिडिल भी कर रहे थे, वो सीधा फील्डर्स के हाथ में जा रहे थे। बहुत प्लेयर्स ऐसे, रोहित का कैच भी सीधा हाथ में गया था, और रोहित नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका कैप्टन जो है। बट मैं नेपाल के फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दिया है, और जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, जिस टेंजेंट पे ये ग्रो कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक अफगानिस्तान इसी तरीके से खेलता था, और अब उन्होंने धीरे धीरे मोमेंट्स को जीतना शुरू किया है, धीरे धीरे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना शुरू किया है। नेपाल भी सेम रूट पे है, और नेपाल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस वर्ल्ड कप के बाद, अगर इनको बड़ी टीम्स के साथ और सीरीज मिलती जाए। लेकिन इस मैच में भी एक जो चीज़ मेरे को खटकी है, तो बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि 106 रन बना के भी वो डिफेंड कर सकते हैं, उनके पास ये क्वालिटी है, क्योंकि वो बड़ी टीम है। बट इनका एक बॉलर तंजीम, ये जिस तरीके से वहां प्लेयर से भिड़ रहा था, एक बड़ी टीम छोटी टीम को इस तरीके से बुली करने का नहीं देखती, जब उनको पता है कि ये मैच हम जीत ही जाएंगे। जिस तरीके का उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से वो चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। अब वो नेपाल के प्लेयर के अगेंस्ट, नेपाल के कैप्टन के अगेंस्ट थी, जिस तरीके से चार्ज करता हुआ आया था। ये चीज थोड़ी सी वियर्ड है कि क्रिकेट जेंटलमैन्स का गेम है। जब तक कोई इंस्टिगेट ना करे, या फिर जब तक आपको कोई सामने से ना बोले,
या फिर आपको कोई प्रवोक ना करे, तब तक ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। और रोहित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि वो प्रवोक कर रहा। ओवर खत्म हो गया था, बॉल को सिर्फ उसने ब्लॉक किया था। यहाँ पे ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, और यही चीज बांग्लादेश को कभी कभी भी एक बड़ी टीम बनने नहीं देता है। जिस तरीके का इनका अप्रोच है, जिस तरीके का इनका इंटेंट, सिर्फ ये चीज इनको रोक रही है। अदर देन दैट, अगर बांग्लादेश अपने टेम्परामेंट में भी सुधार करे ना, ये गुंडे मवालियों की टीम अगर ना लगे, तो ये बहुत बेटर कर सकते। अब इंडिया के साथ इनका मैच है, तो होपफुली नेपाल वालों इंडिया को सपोर्ट करना और इनको ढंग से बताएंगे। और अब आ जाते हैं अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज वाले मैच में, जिसपे मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत डिफरेंट खेल रही थी। अफगानिस्तान तो जिस तरीके से खेलता हुआ आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज से वन साइडेड हारेंगे। बट आज जिस तरीके का दिन था अफगानिस्तान का, पहले ही ओवर में फजल फारूकी का अच्छा ओवर नहीं गया। सेकंड ओवर तक इनके वेस्ट इंडीज के 24 या 25 रन बन चुके थे, और सेकंड ओवर में ही एक विकेट गिर चुका था ब्रैंडन किंग का। अब वहां से ये जो चार्ल्स बंदा है, ये जॉनसन चार्ल्स जो बंदा है, ये जिस तरीके से खेल रहा था, इससे बॉल मिडिल बहुत कम हो रही थी। जो एजेस भी थे वो नो मैंस लैंड पे जा रहा था, चौका जा रहा था, छक्का जा रहा था। तो आज जिस तरीके का अफगानिस्तान का दिन था, उनकी फील्डिंग के हिसाब से बॉल उनके पास आ ही नहीं रही थी, वो सिर्फ गैप्स में जा रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर बॉल को टाइम ही कर रहे थे, जो एजेस भी थी वो भी गैप में निकल रही थी। और जिस तरीके का पिच है, डैरन सैमी स्टेडियम में मैच हो रहा था, तो यहाँ पे ये जिस तरीके का पिच था, ये थोड़ा सा बैटिंग पिच है, बट यहाँ पे 170-80 वाला ये पिच, इसमें वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से बैटिंग कर दी, जिस तरीके के वो शॉट्स लगा रहे थे, चार्ल्स तो अलग ही खेल रहा था, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उस पे निकोलस पुरन थर्ड नंबर पे आके ये बंदा जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था, पहले ही 5 या 6 ओवर में वेस्ट इंडीज के 90 रन बन चुके थे। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स का विकेट गिरने के बाद निकोलस पुरन जिस तरीके से इनिंग को आगे लेके चल रहे थे, पहले पावर प्ले में वेस्ट इंडीज ने कुछ 18 या 19 रन के रन रेट से खेला है, उसके बाद 3 रन के रन रेट से, उसके बाद 7 के, फिर उसके बाद दोबारा से 14 या 15 के रन रेट से खेला है। और निकोलस पुरन आज जितना अनलकी निकोलस पुरन रहा है, 98 पे खेल रहा था, और जो थ्रो बाउंड्री से फेंका है बॉल को, फुल टॉस दिए हैं काफी सारे, लूज बॉल बहुत दिए हैं, और जब बैटिंग करना है तो गुरबाज आज चलाने। और इसके बाद इब्राहिम ज़ादरान और एक और ज़ादरान है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इन दोनों ज़ादरान के अलावा किसी ने भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसको देख के लगा हो कि अफगानिस्तान एक अच्छे पोजीशन पे है या फिर एक अच्छा फाइट बैक दे सकता है। अफगानिस्तान 114 रन पे ऑल आउट हो गया, 104 रन से ये मैच हारे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग अच्छा कर रहा है, बट इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा। जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर रहा। आज फजल फारूकी भी नहीं चले, जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर हैं, आज उनका भी दिन नहीं रहा। तो आज अफगानिस्तान के लिए कुछ भी सही नहीं हुआ, और ये होता है, ये ऑफ डे है, इसमें अफगानिस्तान ने बुरा परफॉर्म किया मुझे ऐसा तो नहीं दिखता, क्योंकि आज वेस्ट इंडीज एक अलग ही लेवल पे खेल रहा था। और इस तरीके से अगर वेस्ट इंडीज बाकी टीम्स के साथ खेलता है या फिर सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचता है, और अगर इस तरीके का उनका दिन निकल जाता है, तो इनसे compete करना बहुत मुश्किल होगा। और निकोलस पुरन तो हम सबको पता है कि वो किस तरीके का प्लेयर है। अब ग्रुप स्टेजेस के मैच खत्म हो गए हैं, कल पहला सुपर 8 का मैच होने जा रहा है, यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका, 8 बजे होगा, तो उस पर बात करेंगे। और इंडिया का मैच है 20 तारीख को, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। विराट कोहली पे सबकी नज़र होगी, रोहित शर्मा पे सबकी नज़र होगी, सूर्य कुमार यादव जो कि हर बार छोटी टीम के अगेंस्ट तो परफॉर्म कर लेते हैं, बट बड़ी टीम के अगेंस्ट किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये अभी तक हमें देखना बाकी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने यूएसए के अगेंस्ट तो परफॉर्म कर दिया, बट अब यहाँ से फेलियर का चांस नहीं है, फेलियर का स्कोप नहीं है। अब यहाँ से हर मैच डू और डाई है। तो लेट्स सी अब यहाँ से इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करता है, विराट कोहली का फॉर्म किस तरीके से होता है, रोहित शर्मा किस तरीके से खेलते हैं, और टीम का अप्रोच क्या होता है। तो इस पे सबकी नज़र होगी। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि इंडिया ने अब तक जितने भी मैच खेले उसमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दिखा। एक सिर्फ आयरलैंड का अगर मैच छोड़ दे, पाकिस्तान वाले मैच में बहुत ज़्यादा फंसे थे, वो तो पाकिस्तान खुद हार गया। यूएसए वाले मैच में हम कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगे, बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं लगे। 1-2 विकेट इधर उधर सूर्य कुमार यादव को अगर कैच पकड़ा जाता तो मैच शायद कुछ और होता, किसी और तरीके से रिजल्ट आते। बट अब यहाँ से वो वाला जो एक फैक्टर था कि न्यूयॉर्क की पिचेस बहुत बुरी है, वो हट चुका है। पिचेस अच्छी मिलेंगी, आउटफील्ड अच्छी मिलेगी। वेस्ट इंडीज़ की भी आउटफील्ड बहुत कुछ खास नहीं है, ऐसा लगता है जैसे
कि घोड़े दौड़ के गए हैं मैच से पहले, बहुत ही वियर्ड सा आउटफील्ड है, पैचेस में घास गायब है, धूल उड़ रही है, बट स्टिल लेट्स सी मैचेस किस तरीके से होते हैं, तो अब उन पे ही नज़र होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।